ये जन आंदोलन है जीवन परिवर्तन का। ये ग्रामीण भारत में शिक्षा की क्रांति है। ये बदलती तस्वीर है ग्रामीण भारत की। ये एकल अभियान है। सन 1989 में आरंभ हुआ शिक्षा का ये नव प्रयोग आज संपूर्ण भारत में 1 लाख से अधिक गांवों में 30 लाख से अधिक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में सहयोग देकर पाठ पढ़ा रहा है। पूरे देश में लाखों कार्यकर्ताओं के समर्पण का ही ये परिणाम है कि कोरोना काल में एकल की जागृति ने 3 लाख से अधिक गांवों को सुरक्षित किया। भारत में कोरोना काल में भी एकल विद्यालय के बच्चों को बीमारी से बचाव हेतु सामाजिक दूरी के साथ स्वच्छता और खेल खेल में शारीरिक व्यायाम भी कराया जाता था। उन्हें हस्तकला का अभ्यास भी कराया जाता रहा। ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਵਸਦੇ। ਸ਼ੱਕਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਨਿਰਾਲੀ ਤੇਰੀ शान। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। एकल विद्यालय के बच्चे अपनी संस्कृति को अब जानने लगे हैं। पिछले 30 वर्षों में लगभग 40 लाख बच्चों ने एकल विद्यालय से अपनी शिक्षा में सहयोग पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। एकल अभियान ने केवल एकल विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को ही नहीं साक्षर किया, बल्कि ग्रामीण भारत को सशक्त करने हेतु पूरे भारत में ग्रामोत्थान केंद्रों के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं हेतु अनेक प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया। किसानों को जैविक खाद का निर्माण सिखाकर उन्हें उन्नत कृषि की ओर बढ़ाया। ग्रामीण महिलाओं हेतु सिलाई प्रशिक्षण, युवाओं हेतु कंप्यूटर सेंटर जैसे कौशल विकास के कार्यक्रम आरंभ करके आज ये ग्रामोत्थान केंद्र ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के केंद्र बिंदु बन गए हैं। जब कोरोना काल का प्रोजेक्ट आया, कोरोना का कोविड-19 नाम का, तब हमको यहाँ पे मास्क बनाने के लिए बुलाया। हमने लगभग 4-5 हज़ार तक मैंने मास्क बनाया। उससे मुझे 35,000 तक मिले, जीआरसी सेंटर की तरफ से मिले। मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा था जितना कि मुझे 5 महीने में कमाने मिले। मैंने सेंटर से पैसा लेके तुरंत एक जिगजैग मशीन खरीदी। मैंने घर पे खुद का ऑर्डर लेने लगी। उस मशीन के जरिए मैं 3,000 तक कमा लेती हूँ सर। एकल अभियान ने ग्रामीण भारत में डिजिटल शिक्षा की क्रांति ला दी है। ग्रामीण भारत के सैकड़ों एकल विद्यालयों में बच्चों को टैब के माध्यम से पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करवाई। ग्रामीण युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण। I have completed 3 months diploma course in Tinsukia GRC. Now I am employed in Gujan Development Block as a computer assistant. There I earn 6,000 to 7,000 per month. Now I bear my own expenses. I would like to thank Tinsukia GRC providing me the opportunity for joining such a good institution and providing me the knowledge free of cost. वनवासी क्षेत्रों में उनके घर पर ही पहुंचने वाली एकल ऑन व्हील्स कंप्यूटर वैन ने मानो ग्रामीण युवाओं के सपनों को पंख लगा दिए। आज कंप्यूटर वैन के माध्यम से हजारों युवा एकल के इस सेवा कार्य से डिजिटल साक्षर हुए हैं। मेरा नाम है विश्वजीत नाग। मैं लिमुगुड़ी टी स्टेट गांव घटोंग गांव में रहता हूँ। एजुकेशन के लिए तिनसुकिया में बहुत कंप्यूटर सिखाने की जगह है, लेकिन वहाँ में पैसा बहुत लेते हैं। हम भी सोचा था मतलब तिनसुकिया में जाएगा बोल के, तो यहाँ में पता चला ऐसी गाड़ी आता है बोल के सिखाता है फ्री में, तो हम भी यहीं में आ गया। यहाँ में अच्छा से सीख लेगा कीबोर्ड चलाना, कीमोस चलाना अच्छा से सीख लेगा, तो बाद में वहाँ में जाके कुछ अलग सीखने को मिलेगा तो वो भी सीख लेगा। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एकल अभियान ने ग्रामोत्थान केंद्रों में सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की और अब यहाँ से महिलाएं प्रशिक्षित होकर स्वावलंबी हो रही हैं। मैं यहाँ पे कटिंग सीखने के लिए आई हूँ, सिलाई वगैरह, और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत कुछ सीख सकी हूँ यहाँ पे आने के बाद।
और सब कुछ ही, जितना लेडीज़ को जो जो सामान की ज़रूरत होती है, ब्लाउज से लेके पेटीकोट से लेके सब चीज़ यहाँ पे सिखाई है बाइडो। बहुत सुंदर तरीके से कटिंग वगैरह सिलाने का तरीका सब सुंदर से सिखाई है। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे, कोई वो नहीं है कौन किस कास्ट से है, वो उसमें कोई मतलब नहीं है। सब मिल के बैठते हैं हम लोग और सुंदर से सिलाई सीखते हैं। और सीखने का मतलब ये भी है कि सीख लेने से आगे मैं किसी को सिखा भी सकूँगी। और कभी कोई ऐसा कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी अल्लाह ना करे अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं मशीन लेके बैठने से 2 पैसा मेरे इनकम भी हो सकते हैं। मैं किसी के भी ऑर्डर लेके सी सकूँगी। एकल अभियान जो एकल विद्यालय का, उन सर टीचर और उन विद्यालय के गुरु को मैं थैंक यू बोलती हूँ इस वजह से। कोरोना काल में एकल अभियान के आरोग्य फाउंडेशन ने ग्रामीणों को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित काढ़ा सेवन के कार्यक्रम को गांव-गांव तक पहुंचाया। अभियान के आरोग्य कार्यकर्ताओं ने कोरोना से बचाव हेतु ग्रामों में साफ सफाई के अलावा निःशुल्क काढ़ा, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया और इस कोरोना काल में ग्रामीणों को बीमारी से बचाव हेतु आयुर्वेदिक वन औषधियों के विषय में भी बताया। Ekal Vidyalaya is not an NGO, but a people's movement. It aims to empower tribal and rural communities across the length and breadth of our country through a holistic 5-pronged education program. Functional education for an educated Bharat, health education for a healthy Bharat, development education for an Atmanirbhar Bharat, empowerment education for a self-respecting Bharat, sanskar and value education for an ethical Bharat, e-tablets and computer vans for a digital Bharat, Gramothan Center and skill centers for a skilled Bharat and women empowerment. I am a strong supporter of Ekal and I urge you to join me in making Bharat a world power. Jai Hind, Jai Bharat. ग्रामीण भारत सशक्त हो रहा है, अशिक्षा की बेड़ियां टूटी हैं, सामाजिक परिवर्तन की जड़ें मजबूत हुई हैं। आइए और आप भी जुड़िए एकल अभियान से और अनुभव कीजिए ग्रामीण भारत के परिवर्तन और इसकी प्रगति का। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब। आज हमारे बीच पधारे हैं प्रख्यात साइकेट्रिस्ट और प्रवीण जी त्रिपाठी, जो कि दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से एमबीबीएस किया है और साथ ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेस दिल्ली से साइकेट्री में एमडी किया है। वर्ल्ड रेनाउंड माउंट सैनी स्कूल ऑफ मेडिसिन, न्यूयॉर्क, यूएसए, कांसास यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल, कांसास, यूएसए, आपने दोनों जगह से भी ट्रेनिंग ली है। डॉक्टर त्रिपाठी जी ने हार्वर्ड मेडिकल सेंटर, जो कि यूएसए की टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, उससे भी ट्रांजिशनल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी की ट्रेनिंग ली है। NEET
NEET, PG, AIMS जैसी एग्जाम्स के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स आपसे मार्गदर्शन हासिल करते हैं। आपके द्वारा संचालित साइकेट्री ऐप काफी लोकप्रिय है। आज पूरा विश्व कोविड से जुड़ रहा है और इस विकट परिस्थिति में हर कोई डरा हुआ है, जबकि हम सब जानते हैं चिंता चिता समान, फिर भी हम अपनी मानसिकता को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कल क्या होगा, इसका भय हर किसी के मन में घर किया हुआ है। हमारे लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम बीमार होने पर डॉक्टर्स के पास जाने से या आपस में गाइडलाइंस लेने से संकोच नहीं करते। फिर हम अपनी मानसिक चिंताएं, डर, फिक्र, एंजाइटी या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से अकेले ही क्यों जूझते हैं? इन सबसे जुड़ने के लिए हमारे पास रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, जिनसे हम जीवन को सुंदर, संतुलित और सहज तरीके से जीने की कला सीख सकते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड साइकेट्रिस्ट डॉक्टर प्रवीण जी को। डॉक्टर प्रवीण जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या मेरी आवाज़ आ पा रही है साफ साफ? हाँ, हाँ बिल्कुल। ठीक है। थैंक्स फॉर द इनविटेशन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, मुझे जब भी इस प्रकार के प्रोग्राम्स में आमंत्रित किया जाता है, बोलने के लिए कहा जाता है, तो मैं उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए करने का प्रयास करता हूँ। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि, जैसे कि आपने भी बोला, कि कुछ ऐसी सजेशंस दे दिए जाएं या कुछ ऐसी बात कर ली जाए जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, और ये हम सब चाहते हैं। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य की तरह है। आपने बोला कि हम लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। इसका एक बहुत सिंपल कारण है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा मन जो है या हमारा दिमाग जो है वो हमारे कंट्रोल में है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का पेट खराब हो गया, या मान लीजिए किसी व्यक्ति के लीवर में कुछ दिक्कत आ गई, तो वो कभी भी ये नहीं सोचता कि अच्छा मेरा लीवर ही तो है, मेरा ही तो पेट है, मैं खुद से ठीक कर लूँगा, मेरे को स्ट्रांग रहना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब भी मन की बात आती है, दिमाग की बात आती है, तो पहला विचार यही आता है कि यार हमारा ही तो मन है, हमारी ही तो सोच है, इसको खुद से रोकने का कोशिश करते हैं, खुद से ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम सबको समझनी पड़ेगी वो ये है कि हमारा मन जो है, हमारा दिमाग जो है, वो पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम जो हैं वो एक दिमाग का एक छोटा सा पार्ट है, और दिमाग का एक बहुत सारा हिस्सा है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन साथ में आप सांस भी ले रहे हैं, आपके बॉडी में बहुत फंक्शंस हो रहे हैं, वो आप खुद से नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहे हैं। कई बार मानसिक बीमारियां ऐसी तरीके से उत्पन्न होती हैं जहाँ पे वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, और इसलिए उसको एज अ बीमारी देखना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसा बीमारी ही उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये है कि मानसिक बीमारियां इतनी कॉमन हैं कि उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ हर तीसरे इंसान में दिखाई दे रही है, हर पांचवें इंसान में दिखाई दे रही है, उसको बीमारी कैसे बोला जाए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, काफ़ी एजुकेटेड पेशेंट थे। आईआईटी से उन्होंने अपना बीटेक किया था, आईआईएम से एमबीए किया था, दिल्ली में रहते थे, एक अच्छी जॉब पे थे, काफ़ी समृद्ध थे, पैसे वाले भी थे। और उन्होंने आके मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब, पिछले 15-20 साल से, जब से मैंने 11th-12th क्रॉस किया है, तब से किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। पढ़ाई कर ली, एंट्रेंस पास कर लिया, अच्छे कॉलेज में चले गए, उसके बाद अच्छी जॉब भी मिल गई, उसके बाद शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब कुछ लाइफ में परफेक्ट है, लेकिन लाइफ में खुशी नहीं है, लाइफ उदासी से भरी पड़ी है। और उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको दिक्कत हुई क्या है। और वो यहाँ वहाँ घूमते रहे, योग करते रहे, मेडिटेशन करते रहे, सब कुछ करते रहे, और वो सब चीज़ें अच्छी भी हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन फाइनली उन्होंने सोचा कि किसी डॉक्टर से मिलते हैं। जब बात किया गया तो हमें समझ आया कि उनको डिप्रेशन का एक माइल्ड वेरिएंट होता है जिसको हम डिस्थाइमिया कहते हैं, उनको डिस्थाइमिया की बीमारी थी, और 4-5 महीने इलाज होने के बाद उनमें इम्प्रूवमेंट आ गई। तो मैं उनकी बात मुझे अभी भी याद रहती है। जब वो 3-4 महीने में इम्प्रूव हो गए, तो उन्होंने आके मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि चीटिंग हुई है आपके साथ। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर ये चीज़ ऐसी थी कि 3-4 महीने में ये ठीक हो सकती थी, और अगर ये बीमारी थी, तो मैंने 20 साल अपनी ज़िंदगी के सफ़र क्यों किया। और मुझे वो बात आज तक याद है कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर एक ऐसी चीज़ है
इसको हम ठीक कर सकते हैं, जो कि अगर हम उसको सही टाइम पे डॉक्टर तक पहुँच पाते तो वो ख़त्म हो पाती। उसको पहचान ना पाने की गलती कितना बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। मैं जो देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे फीमेल्स को ही देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। फीमेल पेशेंट्स में हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं कि पेशेंट्स आती हैं, बोलती हैं कि मुझे चिंता रहती है, मुझे हर बात की टेंशन रहती है। बच्चे घर से निकलते हैं तो लगता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हस्बैंड लेट से आते हैं घर पे तो लगता है कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो मदर इन लॉ से बात हुई थी, जो सिस्टर इन लॉ से बात हुई थी, वो पुरानी घटनाएँ घटी थी, वो दिमाग में चलती रहती हैं, मन शांति नहीं हो पाता और लोग उसको डिसमिस कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही होता है, नेचर है आपका। लेकिन वो नेचर नहीं है, वो एंग्ज़ायटी है, वो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर की समस्या है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस जो कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसको अगर हम ठीक से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ और अगर हम उसको ठीक से टाइम पे इंटरवीन कर पाएँ, तो वो ख़त्म हो पाती हैं। अब एक सेकंड एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं ये मेंटल हेल्थ को लेके कि ट्रीटमेंट बोलना आसान है, ट्रीटमेंट लेना आसान नहीं है। आज भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना एक बहुत मेजर चैलेंज है। अगर आप ऐसे किसी से बोल दें कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, तो या तो पहले वो मज़ाक में बोलेंगे कि पागल हो गया है क्या? साइकियाट्रिस्ट क्या-क्या करेगा? या फिर ऐसे बोल देंगे, "तू साइकियाट्रिस्ट छोड़, मैं ही तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ।" राइट? इस टाइप की बातें कॉमनली बोली जाती हैं और जब आप ये बात सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं, तो उसको उसको अपने ऊपर शक होता है कि यार कहीं मुझे सही में प्रॉब्लम है भी या मैं बेकार में ही सोच रहा हूँ। हेल्प लेने से पहले मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, उसपे हेल्प लेने से पहले आदमी को अपने ऊपर शक होता है। उसको लगता है कि मुझे सही में कोई दिक्कत है या फिर मैं बस वीक पड़ गया हूँ। मैं कमज़ोर इंसान हूँ क्या? मैं इतना थक गया, मैं इतना कमज़ोर हो गया कि डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। वो थॉट्स उसको पहले बहुत परेशान करते हैं और उनको ओवरकम करते-करते उसको बहुत समय लग जाता है और जब वो व्यक्ति किसी परिवार वाले से बोलता है कि मुझे हेल्प चाहिए, तो अक्सर जवाब में ये आता है कि स्ट्रॉन्ग रहो, खुश रहो। अगर आपको कोई बोले कि आपसे कोई बोले कि मुझे 6 महीने से उदासी रहती है, मन अच्छा नहीं रहता और आप उसको जवाब दें कि नहीं कुछ नहीं होता, खुश रहो। ये तो वही बात हो गई कि मैं किसी के पास जाऊँ और बोलूँ कि यार मुझे आँख से ठीक दिखाई नहीं देता और वो मुझे बोले कि कुछ नहीं होता, ठीक से देखो। अगर सिर्फ़ ये सुनने से कि ठीक से देखो अगर मेरा चश्मा उतर सकता होता, तो बात ही क्या थी? लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीमारी होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है और सिर्फ़ ये बोल देना कि खुश रहो या ठीक से रहो या स्ट्रॉन्ग रहो, चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाता। तो पहली मेरी जो रिक्वेस्ट है आप सबसे वो ये है कि आपके फैमिलीज़ में, आपके आस-पास या आपके अंदर अगर आप जूझ रहे हैं लंबे टाइम से, आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं और सैडनेस रहती है, नींद में दिक्कत होती है बार-बार, इंटरेस्ट नहीं आता चीज़ों में, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, छोटी बात पे घबराहट होती है, बिना बात की चिंता रहती है, हर चीज़ में मन में डाउट आता है, तो इसको समझिए कि ये सिर्फ़ आपका नेचर नहीं है। हो सकता है कि आपको छोटी-मोटी समस्या हो रही हो और उसके लिए किसी स्पेशलिस्ट से बात करना समझदारी है। और एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मानसिक समस्या का होना और पागलपन होना एकदम अलग-अलग चीज़ें हैं। पागलपन शब्द को वैसे तो हम इस्तेमाल करते नहीं आजकल, लेकिन अगर आप पागलपन वर्ड को देखें तो उसका मतलब एक जो डायग्नोसिस है वो शायद स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस है या फिर मेनिया का डायग्नोसिस है। अब स्किज़ोफ्रेनिया और मेनिया बहुत अलग बीमारियाँ हैं। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बहुत छोटी-मोटी चीज़ें हैं। ये वही बात हो गई कि मान लीजिए किसी को बुखार हो और हम बोले कि यार इसको तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर इसको तो एड्स हो गया। अब बुखार एक छोटी-सी चीज़ है, वो छोटी-मोटी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, कॉमन कोल्ड की वजह से भी हो सकता है और वो बुखार किसी बड़ी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन हर बुखार को ट्यूबरकुलोसिस मान लेना या एड्स एचआईवी एड्स मान लेना समझदारी नहीं है। वैसे ही हर छोटी-मोटी मानसिक समस्या को पागलपन से रिलेट कर लेना, ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अभी एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी इंटरनेशनल और अभी नहीं काफ़ी साल पहले हुई थी और उसमें कहा गया था कि 2020 तक जो कि निकल चुका है, दुनिया में जिस बीमारी से सेकंड हाईएस्ट मॉर्बिडिटी होगी, मतलब लोगों को परेशानी होगी, वो डिप्रेशन है। पहले नंबर पे हार्ट डिज़ीज़ थे, सेकंड नंबर पे डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम लोग बस सुनते हैं। डिप्रेशन हमारे घरों में है, हमारे परिवार के लोगों के आस-पास, हमारे दोस्तों में, किसी को भी हो सकता है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, मुझे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ तो मुझे डिप्रेशन नहीं हो सकता या मुझे एंग्जायटी की बीमारी नहीं हो सकती। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट की दिक्कत हो सकती है, वैसे मुझे डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है। और अगर कल को मुझे डिप्रेशन हो गया, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जाके अपनी मेरी वाइफ़ जो खुद साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे मिलूँगा, उनसे बोलूँगा कि दवाई बताइए और एक काउंसलर से मिलके काउंसलिंग करवाऊँगा, क्योंकि उससे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मानसिक समस्याओं को एक कॉन्टेक्स्ट में रखना, ये बोलना कि एक बाकी अंग की तरह दिमाग भी हमारा एक अंग है, जैसे बाकी अंगों में दिक्कत हो सकती है, वैसे माइंड में भी कभी-कभी दिक्कत हो सकती है और उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कोई शर्म की बात नहीं है कि मुझे डिप्रेशन हो गया और उसका जाके ट्रीटमेंट करवा के जल्दी से नॉर्मल लाइफ में वापस आना,
ज़्यादा समझदारी है। उस चीज़ को छुपा के रखना, उसको बाहर ना निकलने देना, उससे उसके बारे में लोगों से बात ना करना समझदारी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप खत्म इतनी आसानी से नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा और आपकी लाइफ को नुकसान पहुँचाएगा। तो आई एम सॉरी। तो इस बात को दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ इज जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस, मेंटल इलनेसेस आर जस्ट लाइक एनी अदर इलनेसेस, और उसको हमें ध्यान से डायग्नोस करना और ट्रीट करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा इंटरवेंशन की तरफ इंटरेस्टेड हैं, जैसे ये तो मैंने समस्या के बारे में बता दिया, बट अगर समस्या आ रही है तो किया क्या जाए, इसमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहता है। देखिए, मैं जो बोलने जा रहा हूँ आगे, वो एक मेडिकल ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर से मिलने की जगह जो मैं बातें कर रहा हूँ उनको फॉलो करिएगा, लेकिन आमतौर पर हम लोग करते क्या है, दवाई तो एक पार्ट हो गया, और दवाई के बारे में भी एक बात बोलूँगा मैं कि दवाइयों से लोग बहुत डरते हैं। सबसे बड़ा डर ये आता है कि ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी दवाइयाँ एक बार शुरू हो गई तो, या फिर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होंगे कि बीमारी से भी ज़्यादा हो जाएँगे। लोगों को लगता है कि नींद की दवाइयाँ दे दी जाएँगी और दिन भर सुला दिया जाएगा। ये सब मिथ हैं, ऐसा होता नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर डिप्रेशन जैसी बीमारी का देखा जाए तो लंबा तो चलता है 6 से 9 महीने का, लेकिन लाइफ भर का कुछ नहीं होता। नींद की गोलियाँ आमतौर पे नहीं दी जाती हैं, किसी को नींद की दिक्कत हो तो उस टाइप की दवाइयाँ दी जाती हैं, और आजकल ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिनकी आदत नहीं पड़ती है। और डेफ़िनेटली ऐसा नहीं है कि दिन भर सुला दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हम देखते हैं, वो एमबीएस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हाई पोस्ट पे काम भी करते हैं। जैसे आपकी बीपी शुगर की दवाई चल रही है और आपकी लाइफ चल रही है, वैसे ही होता है कि एंग्जायटी की दवाई चल रही है, लाइफ चल रही है। फ़र्क इतना है कि बीपी शुगर की दवाई तो शायद ज़िंदगी भर कभी खत्म ना हो, साइकियाट्री वाली दवाइयाँ आमतौर पे 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल में बंद हो जाती हैं अधिकतर लोगों में। दवाइयों के साथ सेकंड पार्ट जो आता है उसको जो काउंसलिंग बोलते हैं, या जिसको मेडिकली हम लोग थेरेपी बोलते हैं। थेरेपी में, डिप्रेशन में, एंग्जायटी में जो सबसे कॉमनली यूज़ थेरेपी है उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सीबीटी होता क्या है। ऐसा बोला जाता है कि किसी भी सिचुएशन में हम कैसा महसूस करते हैं और हम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो इस बात पे उतना डिपेंड नहीं करता कि सिचुएशन क्या है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा माइंड उस सिचुएशन को रीड कैसे करता है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दूँ, मान लीजिए हम लोग ये सेशन कर रहे हैं और मान लीजिए किसी भी वजह से मेरा जो स्क्रीन है वो बंद हो जाती है, मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। और मान लीजिए मेरे मन में एकदम से ख़्याल आता है कि इन लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई, इसलिए इन्होंने मुझे जानबूझ के निकाल दिया। तो अगर मेरे मन में एक ख़्याल आया तो मैं कैसा फ़ील करूँगा? मैं या तो उदास हो जाऊँगा या फिर मैं थोड़ा नाराज़ हो जाऊँगा। और अगर मैं उदास या नाराज़ हुआ तो मैं क्या करूँगा? या तो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया मैं उनको एक खराब सा रिप्लाई कर दूँगा कि ये क्या तरीका हुआ, आप लोग ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन को अगर मैंने पर्सीव इस टाइप से किया कि मेरा इंसल्ट किया गया, तो मेरा मूड भी खराब होता है और मैं जो बिहेव करता हूँ वो भी मैं गलत तरीके से बिहेव करता हूँ। सेम सिचुएशन, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी विंडो बंद हो गई, मेरा कनेक्शन टूट गया और मेरे मन में ख्याल आया कि शायद इंटरनेट का कुछ दिक्कत हो गया होगा, मैं फिर से बात करता हूँ। अगर मेरे मन में ये विचार आया तो मैं क्या करूँगा? मैं नाराज़ तो डेफ़िनिटली नहीं होऊँगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों से वापस कॉन्टैक्ट करने की कि फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सिचुएशन वही है, बट हमारा मन उसको देख कैसे रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि हम कैसा फ़ील करते हैं और हम क्या एक्शन लेते हैं। और ये जो पूरी थेरेपी है, ये इंसान को यही सिखाती है कि डिप्रेशन के दौरान इंसान का मन हर कंडीशन में एक नेगेटिव चीज़ निकाल के लेके आता है और उस नेगेटिव चीज़ की वजह से चीज़ें और बिगड़ती चली जाती हैं। हम लोग एक पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे थे। एक पेशेंट थे, डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, डिप्रेशन हो गया था उनको और अकेले रह रहे थे, बहुत दुखी थे। सेशंस उनके हो रहे थे, तो डिस्कशन करते-करते उन्होंने मुझे बताया कि उनका कल का दिन बहुत खराब बीता था। तो मैंने पूछा क्या हुआ था? तो उन्होंने बताया कि घर पे बैठा हुआ था मैं और पापा का फ़ोन आया और पापा का फ़ोन स्क्रीन पे आया, स्क्रीन पे देखा मैंने पापा कॉलिंग और देखते ही मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने फ़ोन भी बंद कर दिया, मैं लाइट बुझा के चुपचाप सो गया। तो मैंने बोला अच्छा, आपके मन में उस टाइम क्या आया था पापा का फ़ोन जब आया? तो उनका रिप्लाई आया कि पापा का फ़ोन देखते ही मेरे मन में आया कि इनको मेरी कोई परवाह तो है नहीं, बस अब मुझे सिम्पैथी दिखाने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। और जैसे ही मेरे मन में विचार आया, मुझे बहुत खराब लगा, बहुत दुःख भी हुआ, गुस्सा भी आया, मैंने फ़ोन बंद किया, लाइट बंद की और चुपचाप सो गया और 2 घंटे बाद जब सो के उठा तो मुझे और खराब लग रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो विचार आपके मन में आया कि पापा सहानुभूति जता रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या कि ये विचार गलत हो? आपके मन ने ऐसे ही आपको बोल दिया हो और आप मान गए? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं डॉक्टर साहब ऐसा ही हुआ होगा। मैंने बोला और क्या ऑप्शन हो सकता है? तो उन्होंने सोचा
फिर बोला कि डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है कि शायद सही में जेन्युइनली पूछना चाह रहे हो कैसा हूँ मैं, शायद जेन्युइनली कुछ हेल्प करना चाह रहे हो। तो मैंने उनसे पूछा कि मान लीजिए ये ख्याल आपके मन में आया होता उस टाइम जब आपके हाथ में फ़ोन बजा था कि शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता? तो उन्होंने बोला कि अच्छा लगता। मैंने बोला और आप क्या करते? तो उन्होंने बोला कि फ़ोन उठा के बात कर लेता। और मैंने कहा फिर आप क्या लाइट बंद करके सोते? तो उन्होंने बोला नहीं, शायद कोई सॉल्यूशन मिलता। तो बेसिकली इस एग्जांपल का मतलब क्या है कि फ़ोन तो वही बज रहा है, लिखा पापा कॉलिंग ही आ रहा है, लेकिन हमारा मन उस सिचुएशन को कैसे उस सिचुएशन को कैसे जज कर रहा है या उस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। और ये एक टेक्निक सिंपल सी है कि आप अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उनसे उनसे सवाल पूछिए। मन में ख्याल आया तो पूछो कि यार ये किस बेसिस पे मेरे मन में ख्याल आया है। उसको मानने की जगह उस पे क्वेश्चन करिए और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, नोएडा में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, यूएस में रहती थी, इंडियन थी, यूएस में रहती थी और उनके बेटे को कैनाबिस गांजा जो होता है उसका एडिक्शन हो गया था। तो वो यूएस से आई, साउथ दिल्ली में रहते थे, मुझसे कंसल्ट किया उन्होंने। तो मैंने बताया कि सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है। मैंने कहा कि आप इनको ना एडमिट कर दीजिए किसी भी जगह पे। तो बात हो गई, शाम को मेरे पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया मेरे पास कि डॉक्टर साहब काइंडली गिव द नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर ही शुड बी एडमिटेड एंड ऑल्सो गिव मी रेफरेंस ऑफ 2 पीपल हु कैन टेल मी अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। मतलब कि अस्पताल का नाम और पता दीजिए और ऐसे भी 2 मरीजों के बारे में मुझे बताइए जो अस्पताल में जाके ठीक हो चुके हों। अब जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा ये तो क्या बात हुई? मेरा काम तो नहीं है आपको दूसरे पेशेंट्स के से बात करवाना और अस्पताल के बारे में आपको बात करनी है तो आप अस्पताल वालों से बात करिए, मेरा अस्पताल तो है नहीं। मैंने तो आपको किसी अस्पताल में जाने के लिए बोला भी नहीं है। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने रिप्लाई लिखना शुरू किया कि मैम दिस इज़ नॉट माय वर्क, ये मेरा काम नहीं है। आप प्लीज़ हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करिए और प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेज मत करिए। बट जैसे ही मैंने उस मैसेज को लिखा फिर मुझे अपना खुद का बात याद आ गई कि मैं किस बेसिस पे ये सोच रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बिना बात के नाराज़ हो रहा हूँ। तो मैंने उस मैसेज को रिप्लाई सेंड नहीं किया, मैंने उसको डिलीट कर दिया और मैंने सोचा कि 2 घंटे बाद रिप्लाई करेंगे। और उस 2 घंटे के बीच में मेरे मन में ये विचार यही आया कि ये एक मिडिल एजेड फीमेल हैं, 50 साल की उम्र है इनकी, इंडिया में इस टाइम अकेली हैं, एक ही बेटा है, वो कैनबिस ले रहा है, बहुत डरी हुई होंगी, बहुत घबराई हुई होंगी। हॉस्पिटल्स के बारे में हम वैसे भी बहुत उल्टा-पुल्टा ही सुनते हैं। शायद उस घबराहट में उन्होंने मुझे ये मैसेज कर दिया और अगर मैंने एक नाराज़गी भरा रिप्लाई कर दिया उनको, तो उनकी समस्या और ख़राब होगी और ये ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने उनको फिर रिप्लाई किया कि मैम आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, मैं समझ सकता हूँ परेशान है, लेकिन प्लीज़ हॉस्पिटल से बात करिए, मेरे पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। और उनका रिप्लाई आ गया थैंक यू डॉक्टर। तो ये एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक कि हमारे मन में जो ख्याल आ रहा है, जो विचार आ रहा है, उसको इमीडिएटली फॉलो ना करके उस पे एक डाउट लगा के कि ये जो मेरे मन में विचार आ रहा है ये सही भी है या सिर्फ बस ख्याल आया ही है, हम काफ़ी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। एक बात एक प्रिंसिपल है कि सिर्फ इसलिए कि हमारे मन में कोई विचार आया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो विचार सही है और हमें उस पे एक्शन लेना चाहिए। अपने विचारों को थोड़ा-सा तोलना-मोलना शुरू करिए, इवैल्यूएट करिए। कई बार मन गलत विचार पैदा करता है और थोड़ा अगर हम अपने आप को समय देते हैं, तो एक हेल्दी थॉट प्रोसेस उसको रिप्लेस कर पाता है। और अगर आप लोग कुछ एक टेक अवे चीज़ चाहते हैं इस 20-25 मिनट के सेशन में, तो वो यही रहेगी कि अपने थॉट्स को इवैल्यूएट करना शुरू करिए। उससे शायद आपकी लाइफ की 30, 40, 50% समस्याएँ कम हो सकती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको मोनोलॉग नहीं बनाना चाहता हूँ कि मैं बोलता चला जाऊँ। आई थिंक मैं इतने पे रुकूँगा। अगर आप लोगों का कुछ सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो कन्वर्सेशन शायद ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। डॉक्टर साहब एक ये पूछना चाहेंगे कि हमारे समाज में आज भी लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाना यानी ये समझते हैं कि क्या मैं पागल हूँ, उनको थोड़ा संकोच होता है। तो ये जो भावना है उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए कि छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स में भी एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। इस पर थोड़ी जानकारी हमें दें। जी, मैम देखिए साइकियाट्रिस्ट और पागलपन का तो जो एक लिंक बना हुआ है बहुत पुराना है, उसका कारण भी है। ऐसा नहीं है कि बिना बात के बना हुआ है। कारण ये है कि आज से लगभग 40-45 साल पहले साइकियाट्री में दवाइयाँ आनी शुरू हुई। उसके उसके पहले साइकियाट्री में कोई दवाइयाँ नहीं थी और जिन लोगों को सीवियर साइकियाट्री अब भी एक समस्या है। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि आज से 40-50 साल पहले साइकियाट्री में कोई मेडिसिन्स नहीं थी और जो पेशेंट्स थे
उनका ट्रीटमेंट यही था कि उनको असाइलम्स में बंद कर दिया या उनको पकड़ के रख लिया। तो एक एक समाज में एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया कि साइकेट्रिक समस्या मतलब पागलपन। आज भी लोगों को लगता है कि जैसे मेंटल असाइलम्स हैं देश में, जहाँ पे ले आके पेशेंट को भर्ती करके छोड़ दो, ऐसा है नहीं। वो सब खत्म है, बहुत साल हो चुके हैं। लेकिन जो चीज़ें समाज के अंदर चली जाती हैं, पिछले जनरेशन से अगली जनरेशन में जाती हैं, उनको समय लगता है। तो पहले इलाज नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, काउंसलिंग के सेशंस प्रॉपरली नहीं होते थे। बट आज के ज़माने में वो सब हो चुका है। आज के टाइम पे मेडिसिन्स भी अच्छी आ चुकी हैं, सेशंस भी अच्छे हो चुके हैं। और हम लोग जब मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि एंग्जायटी डिप्रेशन, और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया। तो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर मेजर चंक है, तो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं उनको छोटी-मोटी दिक्कतें हैं। हम लोग जितने लोग स्क्रीन पे इस टाइम पे हैं, हम में से कम 10% लोगों में एंग्जायटी या डिप्रेशन के सिम्पटम होंगे, क्योंकि ये प्रेवलेंस है। एंग्जायटी डिप्रेशन का प्रेवलेंस 10 से 15% का है। हर 100 में 10-15 लोगों को है। और लोगों को लगता है कि देख के दिख जाता है, बट देख के नहीं दिखता है। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है कि उसको डिप्रेशन है या उसको एंग्जायटी है। तो ये सब पुरानी विचार हैं और इनसे हमें निकलना पड़ेगा। डिप्रेशन, एंग्जायटी किसी को भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा मुझे भी हो सकते हैं। और ये समझना पड़ेगा कि अगर प्रॉब्लम हुई है तो उसको जितना जल्दी ट्रीटमेंट लिया जाए उतना अच्छा है। मेंटल समस्या को पागलपन से जोड़ना वैसा ही है जैसे एक छोटे से बुखार को एड्स से या फिर ट्यूबरक्लोसिस से जोड़ना। दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है, क्या ये ठीक हो सकती है या आज भी इसके बारे में अ अ, थोड़ा-सा टाइम जिसको बोलते हैं इलाज के लिए बहुत टाइम लेता है, उस तरह की बीमारी है ये? मैं देखिए स्किज़ोफ्रेनिया अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। हम लोग बोलते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो पहला एपिसोड है, पहली बार अगर सिम्पटम आए, तो उसका ट्रीटमेंट 1 से 2 साल तक चलना चाहिए। और ऐसा देखा जाता है कि लगभग 2 तिहाई पेशेंट्स काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। 1 तिहाई तो पूरा ही खत्म हो जाता है सिम्पटम, और 2 तिहाई में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। 20 से 30% लोगों में दिक्कत आती है ट्रीटमेंट में, और उसके लिए उसको ट्रीटमेंट लंबा चलना पड़ता है। बट हम बोलते हैं पहले एपिसोड में 1 से 2 साल का ट्रीटमेंट करिए, सेकंड एपिसोड में 2 से 5 साल का ट्रीटमेंट करिए, और अगर बार-बार एपिसोड किसी को आ रहे हैं तो फिर ट्रीटमेंट लंबा चलता है। दिक्कत ये है कि लोग ट्रीटमेंट को कंप्लीट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट को सिम्पटम्स आए, घर वाले भी डरे। घर वाले पहली बात तो हमारे पास डायरेक्टली आते नहीं हैं। आज भी मतलब बड़े शहरों को अगर हम छोड़ दें, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, ये सब बड़े शहरों को, या एजुकेटेड फैमिलीज़ को हम छोड़ दें, तो पहला तो पहुँच जाते हैं पंडित जी के पास या मौलवी जी के पास, और पूजा-वूजा शुरू हो जाती है। और कई बार वो कुछ मंदिर हैं, मैं भूल गया, शायद राजस्थान में है कोई बालाजी मंदिर, और इस तरह के हर जगह पे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पे पेशेंट्स को बाँध-बाँध के ले जाया जाता है, और वहाँ पे जाके और पिटाई की जाती है बेचारे की, जो उसको पहले से ही बीमारी है। तो पहले तो डॉक्टर के पास पहुँचने में ही समय लग जाता है। उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डीयूपी, ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस। अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक सिम्पटम हुए हैं, तो सिम्पटम शुरू होने के बाद और ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले जितना समय ज़्यादा है, उतना दवाई का असर कम आने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार के सेशन से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस गैप को अगर कम किया जाए, तो बहुत ज़रूरी है। हमसे जब लोग पूछते हैं कि पंडित जी को दिखा लें, मौलवी जी को दिखा लें, तो हम कहते हैं जी बहुत शौक से दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दवाई बंद नहीं होनी चाहिए। आप बालाजी जाना चाहते हैं तो आप बालाजी खुद जाके पूजा कराइए। अगर आप किसी अजमेर जाना चाहते हैं तो अजमेर जाके खुद आप चादर चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट दवाई बंद नहीं होनी चाहिए। हम लोग लोगों के विश्वास को तो नहीं बदल सकते, और बदलने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन चीज़ें पैरेलल चलें। उसको विश्वास के चक्कर में ट्रीटमेंट नहीं खराब होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई एम सॉरी मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बोल गया, बट स्किज़ोफ्रेनिया का आपका जो सवाल था, वो यही था कि हाँ, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और मैक्सिमम लोगों में अच्छे रिजल्ट भी मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब एक प्रश्न ये था, किसी ने पूछा है कि बच्चे आजकल गैजेट बहुत यूज कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी भी जल्दी होती है, तो उन्हें मतलब किस एज में ऐसा लगना चाहिए कि नहीं अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? ज्यादा अपन सोचते हैं तो बच्चा है ठीक हो जाएगा, है तो है टेंशन। मैम बच्चों में ट्रीटमेंट थोड़ा-सा ट्रिकी ज़रूर रहता है, क्योंकि बच्चों में बिना किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के डायग्नोसिस बनाने से हम लोग भी बचते हैं। क्योंकि बिना कारण के दवाई देना बच्चों में अच्छा नहीं है, लेकिन जहाँ पे प्रॉपर दिक्कत है वहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। देखिए गैजेट गैजेट बच्चों में क्या, हम सबके केसेस में गैजेट का टाइम बहुत बढ़ा हुआ है, और गैजेट से निकलना या मोबाइल से निकलने का एक ही तरीका है कि वो जो इंटरेक्शन है उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस किया जाए। असल में अगर आप सोचें ना कि मोबाइल इतना एडिक्टिव होता क्यों है, तो उसका एक प्रॉपर बायोकेमिकल रीज़न है।
हम लोगों के दिमाग को नॉवेल्टी पसंद है, नॉवेल्टी मतलब कुछ नया, राइट? बोर्डम हमसे बर्दाश्त नहीं है, और मोबाइल आपको हर कुछ सेकंड में कुछ नया देखने का मौका दे रहा है। हर 15 सेकंड में व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ रहा है या फेसबुक पे कुछ नोटिफिकेशन आ रही है, तो इतनी आदत पड़ जाती है उस चीज़ की, उस चीज़ को पाने की, नई चीज़ को, कि डिपेंडेंस होने लगता है, एडिक्शन होने लगता है। जो नशा होता है वो भी वैसे ही काम करता है। तो मेरा तो जो मैं फॉलो करता हूँ, ये फॉलो करता हूँ कि मैं तो सारी ऐप्स डिलीट कर देता हूँ कि ना रहेंगी ऐप्स और ना आएंगे नोटिफिकेशन, और कम टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं भी, ऐसा नहीं है कि पूरा इस सब से बाहर हूँ। मेरा भी दिन में कई घंटे, मैं 2-3 घंटे 4 घंटे देखता हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम रहता है। अब हम उसको पूरा जीरो कर भी नहीं सकते, अब जैसे ये भी स्क्रीन टाइम ही है हमारा। लेकिन बिना बात के मोबाइल लेके बैठे रहना और वेट करते रहना कुछ नहीं होगा, दिक्कत है। एक ही तरीका है, ऐप्स को डिलीट कर दीजिए और फ़ोन को तब हाथ में लीजिए जिस टाइम पे कुछ रीज़न हो। फ़ोन को लेके ये मत वेट करिए कुछ हो। बट ये दिस इज़ ईज़ियर सेड देन डन, इतना आसान नहीं है, बट जितना हो पाए उतना अच्छा। जी। पर जैसे अब जब बड़ों को डिप्रेशन होता है तो पहली बात तो उनको कन्विंस कैसे करें कि यू रियली नीड टू गो टू साइकियाट्रिस्ट। जैसे वो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो ठीक है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस एनीवन। मैम यू आर राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस स्पेशली द लास्ट जनरेशन। हमारा जो तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कि लोग डायग्नोसिस से घबराते हैं, लेकिन लोग सिम्टम के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए फिर भी तैयार रहते हैं। तो डिप्रेशन अगर है और नींद नहीं आ रही है, तो ये बोलिए कि आपको नींद की समस्या हो रही है, अपने आप से दवाई खाने से अच्छा एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं, क्यों समस्या हो रही है। या फिर अगर अगर मूड खराब हो रहा है या फिर थकान हो रही है, फटीग हो रहा है, तो उस सिम्टम को यूज़ कर लीजिए कि ये दिक्कतें हो रही हैं, इससे पहले कि ये बढ़े एक बार डॉक्टर से मिल लेते हैं। और आपको साइकेट्रिस्ट के पास ही ले जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं तो कई बार फिजिशियन भी ठीक कर देते हैं, जो आपके नॉर्मल फैमिली फिजिशियंस हैं। अब फैमिली फिजिशियंस के केस में बस दिक्कत ये है कि सबको 2-3 दवाइयाँ याद हैं और वो वही दवाई लिख देते हैं, और उसमें से कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो कि डिपेंडेंस फॉर्मिंग होती हैं। तो वैसे तो हम लोग ऐसे साइकियाट्रिस्ट कोशिश करते रहते हैं कि फिजिशियंस में भी थोड़ी नॉलेज बढ़ाई जाए, बट वो सब होने में समय लगेगा। लेकिन कुछ भी ना करने से अच्छा कुछ तो कर लिया जाए। अगर साइकियाट्रिस्ट से डर लग रहा है तो फिजिशियन को दिखाइए, और साइकियाट्रिस्ट के पास भी ये बोल के सिम्टम बेसिस पे ले जाना आसान रहता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर साहब, ये जो अभी कोविड के टाइम में सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन फिर भी डरे हुए से रहते हैं हर वक्त। एक अनजाना सा भय रहता है, किसी से मिलने में डर है, कोई छींक देता है सामने तो डर जाते हैं। तो ये जो डर है, इसको कैसे इस पे हमको कुछ टिप्स दीजिए जो हम सबके काम आ सके। मैम देखिए, अभी तो छींकने से डरना ही सही है। जो सिचुएशन है, बिल्कुल। स्पेशली दिल्ली में जो सिचुएशन है, मैम देखिए, एंग्जाइटी का एक लूप होता है, और एंग्जाइटी उस लूप में जब इंसान जाता है तो वो एक तरह सेल्फ ड्रिवन चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए आपको डर लग रहा है कोविड को लेके। पहली बात तो एक हद तक तो डर सही है। अगर अगर कोविड को लेके बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं है तो वो गलत है। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं ना, कोविड वोविड कुछ नहीं होता, खुश रहो, ये नासमझी है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। कोविड होता है, और कोविड हम लोग तो देख रहे हैं अपने घर के आसपास क्या हो रहा है। एंग्जाइटी एक लेवल तक एक्चुअल में अच्छी होती है, और एंग्जाइटी जब उस लेवल को क्रॉस करती है तो खराब है। एक ऐसा कर्व होता है ना, एक स्टार्टिंग में एंग्जाइटी बढ़ने से इंप्रूवमेंट बढ़ती है, एफिकेसी बढ़ती है, और फिर कम होता है। और कोविड की एंग्जाइटी का ये है कि आपने बात की किसी से, उसने बोला कि यहाँ डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फिर आप डरे तो आपने न्यूज़ खोला, न्यूज़ में आपने और देखा कोविड के बारे में, अब आप और डरे, जब आप और डरे तो आपने व्हाट्सएप में देखा तो वहाँ पे और चीज़ें आई, तो एक लूप सा बन गया। एंग्जाइटी को लेके बिहेवियर एंग्जाइटी वाला हुआ, उससे और एंग्जाइटी हुई, और आप उस चक्रव्यूह में फंस गए। तो अगर कोविड को लेके एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है, इतनी हो रही है कि आपका नॉर्मल लाइफ खराब हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन को आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जितना कम इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपके पास रहेगा उतना अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन है कि कोई 1-2 चैनल्स जिनको आप भरोसा करते हैं उनको देखिए, और दिन भर एक ही बारे में बात करना से बचिए। और ये बात मैं कल अपने मेडिकल कलीग्स के साथ डिस्कस कर रहा था कि इस टाइम होप रखना बहुत ज़रूरी है, हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है। कन्वर्सेशंस का अंत जो है वो बड़ा ख़राब हो रहा है। लोग बात कर रहे हैं कि यार उसके घर में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, पता नहीं क्या होगा। और जब जब आपका कन्वर्सेशन इस नोट पे ख़त्म होती है कि पता नहीं क्या होगा, तो उसके बाद जो दोनों लोग बात कर रहे थे वो दोनों घबराहट में और जाते हैं, और फिर से वो चेन बनती है। मेरी सलाह ये है कि हम कन्वर्सेशन को एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करें कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, जितना बच सकते हैं बचेंगे, लेकिन कुछ टाइम की बात है, चीज़ें वापस नॉर्मल होंगी।
वही कन्वर्सेशन को जब हम उस नोट पे करते हैं तो हम एक हिम्मत लेके उस कन्वर्सेशन से बाहर निकलते हैं और उस लूप में जाने से बचते हैं। और ये चीज़ हम डॉक्टर्स के साथ तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम लोग तो, आप लोग तो न्यूज़ में देख रहे हैं, हम लोग तो रियल लाइफ में देख रहे हैं खराब सिचुएशन कितनी है। तो डॉक्टर्स में भी इस टाइम एंग्जाइटी के सिम्टम्स बहुत बढ़े हुए हैं, और ये चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कन्वर्सेशन को बैड नोट पे ख़त्म ना करें। डॉक्टर साहब कई बार थोड़े बड़े लोग जैसे 70-72 प्लस लोग, सब कुछ अनुकूल है, घर में वातावरण भी अच्छा है, लेकिन अजीब सी उदासीनता या निर्लिप्तता उनमें आने लगती है। जैसे बहुत खुशी के वातावरण में भी वो खुश नहीं दिखेंगे, और सारा फैमिली ट्राई करेगा कि वो खुश रहें। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? क्या साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट कराना चाहिए, या और कोई उपाय है इसका? ये क्यों आ जाती है उदासीनता? मैम देखिए, ओल्ड एज में समस्या ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ खत्म हो जाता है। आपका कहना है कि घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद वो खुश क्यों नहीं है? वो घर में सब कुछ शायद आपके लिए ठीक है, उनके लिए ठीक ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर में कुछ कमी है, लेकिन आपके पास तो एक, जैसे ये मीटिंग है, इस मीटिंग के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने प्रिपेयर किया होगा, क्वेश्चंस लिखे होंगे, बाकी लोगों को इनविटेशन दिया होगा। उनकी लाइफ में आज के दिन के लिए एक पर्पस था कि एक मीटिंग अरेंज करनी है। बट जो 70 ईयर्स के हमारे घर में बैठे हुए हैं, उनके दिन का पर्पस क्या है? कुछ भी नहीं है। और वो पर्पसलेसनेस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और स्पेशली जैसे हम लोग, अगर मैं आपको क्लिनिकल बताऊं अपना एक्सपीरियंस, कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जो पूरी ज़िंदगी काम करते आए हैं, जब रिटायर हो जाते हैं तो काम खत्म हो गया, तो वो जो शून्य लाइफ में आता है, जो वैक्यूम लाइफ में आता है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे खुद के फादर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिटायरमेंट के टाइम पे, और जब डिप्टी सेक्रेटरी थे तो अपनी शान थी, लोग आ रहे हैं, स्टाफ है, ये है, वो हज़ारों चीज़ें हो रही हैं, और सडनली एक दिन रिटायरमेंट हो गई, अब घर पे हैं। तो अब किया जाए? अब वो जो दिन भर का टाइम है, और एक इंटेलिजेंट इंसान है, वो समझदार हैं, काम करने की आदत है, तो दिन में 10 घंटे काम करते करते ज़ीरो काम हो गया। तो वो जो पर्पसलेसनेस आती है, वो उदासी का मेन रीज़न है। अगर आप लोगों को भी बोला जाए कि अगले 1 महीने तक कुछ करने के लिए नहीं है आपके पास, पर घर पे बैठिए, तो आप भी उतना उदास हो जाएंगे, मैं भी उतना उदास हो जाऊंगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैमिली मेम्बर्स के लिए उनको हेल्प किया जाए किसी चीज़ में एंगेज करने के लिए। वो एंगेजमेंट घर का काम भी हो सकता है, घर का सुपरविजन भी हो सकता है, आजकल तो वही एक ऑप्शन है। वरना वंस दिस कोविड गोज अवे, समथिंग मीनिंगफुल, इट कुड बी सोशल वर्क, इट कुड बी एनीथिंग, बट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ है, ओल्ड एज में, जैसे कि आप लोग शायद जानते होंगे, अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में आपने सुना होगा, जो डिमेंशिया होता है, दिमाग का, हमारी याददाश्त खराब होने लगती है। अल्जाइमर्स में बोला जाता है कि अगर आपका दिमाग यूज होता रहता है तो चांसेस कम रहते हैं इस टाइप की बीमारी होने के। और अगर इंसान का दिमाग यूज नहीं होता, आप बस बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ती है। तो ब्रेन के लिए एक सिंपल सा रूल है, यूज इट और लूज इट। यूज करते रहिएगा तो चलता रहेगा, नहीं यूज करिएगा तो 70 साल के या 50 साल में भी दिक्कत आने लगेगी। तो मेंटली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, नींद नहीं आना एक बड़ी कॉमन समस्या है सबकी, कि नींद नहीं आती है। जी मैम। मैम देखिए, नींद ना आना तो एक लक्षण है जिसके कई वजहें हो सकती हैं, बट मैं कुछ कॉमन बातें डिस्कस कर लेता हूँ। आप बेड पे जाने के जस्ट पहले क्या कर रहे हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि नींद कैसी आएगी। कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग क्या है, उसको बेड पे जाने के बाद करने लगते हैं। या फिर लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सोल्यूशन क्या है, उसको बेड पे जाने के पहले सोचने लगते हैं। नींद से जस्ट पहले आपको अपने दिमाग को अनवाइंड करना है। अनवाइंड मतलब एक टेंशन फ्री शांत दिमाग लाना है। अगर उस दिमाग में चिंता रही तो नींद ऑटोमेटिकली खराब होगी ही होगी। हम लोग कई बार अपने पेशेंट से बोलते हैं कि आप ऐसा मान लीजिए कि इमेजिनरी स्विच लगा हुआ है, और जब थॉट्स आना शुरू हो रात में कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो आप अपना ऐसे बोले कि ये स्विच अभी बंद करते हैं, कल सुबह इसको फिर से ऑन करेंगे। आप अपने सोच के टाइम को डिले करिए। हम लोग कई बार एंजाइटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट में कंसेप्ट होता है वरी टाइम का, कि किस टाइम चिंता की जाएगी। तो हम बोलते हैं कि आप अपने यहाँ रूल बना लीजिए कि भाई मुझे सोचना तो है, बहुत दिक्कतें हैं लाइफ में, बट शाम को 4 से 5 के करीब सोचेंगे। 4 से 5 के अलावा जब मन में ख्याल आए कि यार ये काम कैसे होगा, तो आपको अपने आप को रिप्लाई करना है कि इस बारे में सोचेंगे, लेकिन 4 से 5। और यही चीज़ आपको नींद के लिए भी करनी है। रात में बेड पे लेटने के बाद जब मन में ख्याल आए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा,
तो अपने आप से बोलिए कि इस बारे में सोचेंगे, लेकिन कल सुबह 4 बजे या कल दोपहर को 1 बजे। दूसरी बात, चाय और कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन होता है, जो कि नींद कम करता है, उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो लगभग 5 साढ़े 5 घंटे होती है। मतलब अगर आपने शाम को 7 बजे 1 कप कॉफ़ी पी, तो उसमें मान लीजिए जितना भी कैफ़ीन है, उसका आधा कैफ़ीन रात के 12 बजे तक भी आपके ब्लड में है, और कैफ़ीन से नींद कम होती है। तो अगर आपको नींद की दिक्कत है, तो इंश्योर करें कि आप रात मतलब दोपहर के बाद ऐसा कोई भी चीज़ ना लें जो कि कैफ़ीनेटेड है। ना चाय, ना कॉफ़ी, ना कोल्ड ड्रिंक्स, इस टाइप की चीज़ों से बचिए। और तीसरा ये है कि कोशिश करिए कि रात में सोने के जस्ट पहले पानी ना पिया जाए, बहुत ज़्यादा हेवी मील ना ली जाए, जिससे रात में नींद टूटने का खतरा होता है। और इस सब के बावजूद भी दिक्कत रहती है, तो देखिए मेडिकेशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। नींद की गोली से बहुत डर लगता है लोगों को, लेकिन आजकल मेडिसिन्स ऐसी आ चुकी हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, सेफ रहती हैं। ऑल्दो मेडिकेशंस को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, बट अगर सिम्पटम कंटिन्यूड हो रहे हैं तो मेडिसिन लेना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर नींद आपकी रात में ठीक नहीं है तो नेक्स्ट डे ठीक नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, ग्रीन टी भी नहीं पीना चाहिए? मैम, ग्रीन टी में कितना कैफीन होता है मुझे याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से ग्रीन टी में कैफीन कम होता है। जी। कई महिला समिति की माननीय उमा जी पचीसिया वही पहला दिया है जो आज भी अपनी कर्मठता की रोशनी बिखेर रही है, जिनकी वजह से आज पूरी दीपमाला रोशन है। राष्ट्रीय महिला समिति की वर्तमान जॉइंट सेक्रेटरी है। वह नॉर्थ जोन तथा वेस्ट जोन के मार्गदर्शन का दायित्व भी निभा रही है। राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र सेवा में आपका पूरा परिवार संलग्न है। एकल महिला समिति की इस सुंदर सी फुलवारी को आपने बड़े ही स्नेह एवं जतन से सींचा है उमा जी। आपके पास वर्षों का बेशकीमती अनुभव है, जिससे महिला समिति हमेशा ही लाभान्वित रहती है। आप जानकारी का भंडार है, या कहूँ तो आप एकल अभियान का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है। हरि सत्संग समिति, माहेश्वरी प्रगति मंडल, रोटरी, इनर व्हील ऐसी अनेक संस्थाओं में विशेष पदभार वहन कर चुकी उमा जी आज हमें बताएंगी कि एकल अभियान में महिला समिति का दायित्व क्या होता है। महिला समिति के दायित्व की जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ उमा जी पचीसिया को। आपका बहुत बहुत स्वागत है उमा जी। धन्यवाद अर्चना जी। वन बंधु परिषद के पश्चिमांचल की आज की केयर एंड शेयर पार्ट 2 में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी अतिथिगण एवं मेरी सभी प्यारी बहनों को एकल प्रणाम। आज से 15 वर्ष पूर्व हमारे गणमान्य पदाधिकारी हमेशा यही कहते थे कि महिला समिति की क्या आवश्यकता है, लेकिन पुष्पा जी मुंद्रा, माँ, बापूजी और माननीय श्याम जी ने महिलाओं की क्षमताओं का आंकलन कर महिला समिति की स्थापना की जरूरत समझी और राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में महिलाओं की सहभागिता के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों का दायित्व उन्हें सौंपा। सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए सभी सक्षम चैप्टर में महिला समिति के गठन का प्रयास शुरू हुआ और आज हम नेशनल पदाधिकारियों के प्रयास से 32 शाखाएं बना चुके हैं। आइए आज का विषय महिला समिति के दायित्वों पर चर्चा। महिला समिति के सभी सदस्य सेवा भावी वाली मानसिकता के हों, सभी कार्यकर्ताओं को माँ बहन सा प्यार दे सकें, उनकी समस्याओं का समुचित समाधान चैप्टर के माध्यम से या स्वयं करने का प्रयास करें। हमारा सर्वप्रथम दायित्व है मकर संक्रांति अनुदान। आज संपूर्ण भारतवर्ष में 1 लाख से अधिक विद्यालय के आचार्यों व 8000 सेवाव्रती भाई बहनों को मकर संक्रांति पर उनकी पारिवारिक जरूरत का उपहार देते हैं, जो कि हमारा उनके प्रति प्यार ही दर्शाता है। सेवा पात्र योजना संभ्रांत परिवार के छोटे बच्चों के लिए है। यह बच्चों को वनवासी परिवार से जोड़ता है और हमें उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि गांव में भी वनवासी बच्चों के साथ उन्हें जुड़ना है व उनका ख्याल रखना है। वन यात्रा
समय समय पर वन यात्राओं का आयोजन करना व बच्चों व मित्रों के साथ अवश्य ही जाना चाहिए, ऐसा आग्रह करना चाहिए। बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग। समय समय पर त्योहार, उत्सव, प्रतियोगिता उत्साह पूर्वक आयोजित करना, अधिक से अधिक सदस्यों को दायित्व देकर जोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति के अलावा राखी, दीपावली, होली भी वनवासियों के साथ मनाना चाहिए और हो सके तो उपहार, मिठाई वगैरह भी भेजना चाहिए। अपनी पारिवारिक खुशी में भी उन्हें शामिल करना चाहिए, साथ ही उनकी गमी में भी सहयोगी बनना चाहिए। सबसे सरल काम महिला समिति प्रचार प्रसार का कर सकती है। एग्जीबिशंस तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइज करें ही, साथ ही अन्य एग्जीबिशंस में भी स्टॉल लेने चाहिए जिनसे भरपूर प्रचार प्रसार हो सके। फोन द्वारा जन संपर्क रखना हमारा सबसे बड़ा प्रचार प्रसार का माध्यम है। माननीय श्याम जी ने महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं को बनाया है, जैसे माँ यशोदा योजना, सबरी बस्ती योजना, विचार क्रांति योजना, भाग संभाग अंचल की माँ का दायित्व, कार्यकर्ता के अभिभावक बनना, उन्हें परिवार जैसा ही प्यार देना आदि, ये सभी योजनाएं सभी जगह लागू हो, ऐसा हमारी कोशिश होनी चाहिए। त्योहार, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर बधाई देना हमारे पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है। स्कूल व कॉलेज के बच्चों के लिए रैफल या कूपन की योजना से जोड़ना चाहिए। हम महिलाएं संस्कार की धरोहर हैं। अपने परिवार एवं वनवासी बच्चों को कहानी के माध्यम से अवगत कराकर उन्हें संस्कारी बनाना भी उतना ही जरूरी है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने के कारण हमारे बच्चों में बुद्धि का विकास अवश्य ही हुआ है, लेकिन हमारी धार्मिक आस्थाओं से जोड़ना भी हमारा ही दायित्व है। इसलिए सभी उत्सव व त्योहार घरों में अवश्य ही मनाने चाहिए। आज हमारा युवा वर्ग अत्यंत उत्साही है। उन्हें उत्साहित कर हमारे साथ जोड़ना है, उनके विचारों को कार्यान्वित करने में पूरा सहयोग देना है। सोशल मीडिया से सभी बुद्धिजीवी बहुत प्रभावित हैं। हमें उसका भरपूर उपयोग करना है व इससे हमारा युवा वर्ग बहुत अधिक सहायक होगा। अंत में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी गण, वेस्ट जोन की अध्यक्षा श्रीमती छाया काबरा, सचिव अंजलि तापड़िया, आप सभी श्रोतागण का विशेष आभार है। यह हमारा आह्वान है कि राष्ट्र निर्माण में आप भी हमारे सहयोगी बने। अंत में मैं एक ही बात आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा मूल थीम का गाना है, स्वावलंबी भारत स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। धन्यवाद। एकल अभिनंदन सबका। वनबंधु परिषद की राष्ट्रीय महिला समिति से रूबरू करवाने का मौका मुझे और छाया जी काबरा को मिला है। राष्ट्रीय महिला समिति के अंतर्गत 20 नगरों में महिला समितियां कार्यरत है एवं नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारियों को सभी को मेरा नमन है। छाया जी। हमारे पेट्रन्स है माँ रत्नी देवी काबरा बॉम्बे से, पद्म भूषित श्री राजश्री बिरला बॉम्बे से और उषा जी कानोडिया कैलकाटा से। अब मैं बुलाना चाहती हूँ पुष्पा जी मुंदड़ा जो हमारी पेट्रन है कैलकाटा से, एंड एवर स्माइलिंग पास्ट प्रेसिडेंट गीता जी मुंदड़ा जो इंदौर से है। नमस्ते। एकल प्रणाम पुष्पा जी। गीता जी, हाँ गीता जी एकल प्रणाम। पुष्पा जी मुंदड़ा के अथक प्रयास से राष्ट्रीय महिला समिति का गठन मुंबई में 11 नवंबर 2011 को वनबंधु परिषद के अंतर्गत किया गया। संस्थापक अध्यक्ष का पदभार 6 साल तक पुष्पा जी ने कुशलता से संभाला।
उनके साथ गीता जी सचिव रही और फिर 2 साल अध्यक्ष का पदभार भी गीता जी ने बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ने संभाला है। दोनों ने महिला संगठन की नींव मजबूत करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। महिलाओं की कार्यप्रणाली उन्होंने निश्चित की है। तो ऐसी संकल्प में दृढ़, कर्तव्य में तत्पर, सेवा सहयोग में समर्पित अपने लंबे कार्यकाल में महिला समितियों का विस्तार करने में विशेष योगदान रखने वाली पुष्पा जी मुंदड़ा और गीता जी मुंदड़ा, आपको नमन है। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी डायनामिक प्रेसिडेंट जो चेन्नई वासी है, श्रीमती लता जी मालपानी, और हमारी एवर हेल्पिंग सेक्रेटरी जो इंदौर निवासी है, विनीता जी जाजू। इन सभी का परिचय 5 मिनट में देना बड़ा मुश्किल है। पुष्पा जी का, गीता जी का, लता जी का, विनीता जी का, फिर भी एक 2 सेंटेंसेस करके मैं उनका परिचय देती हूँ। विभिन्न पदों पर रहते हुए एक ऊर्जावान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आदरणीय लता जी मालपानी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला समिति का अध्यक्ष पद सुशोभित कर रही हैं। महिला समिति से तकनीकी सिस्टम्स बनाने में आपकी विशेषता रही है और विनीता जी भी विभिन्न पदों पर रहते हुए आज राष्ट्रीय सचिव के पद पर विराजमान हैं। गत 1 साल में कोरोना काल में भी समितियों को एक्टिव रखने का दोनों ने पूरा प्रयास किया है और सफलता पाई है। एकल एक्सपोजिशन, ऑनलाइन लाइफस्टाइल एग्जीबिशन बड़े पैमाने में संपन्न हुआ, जहां पर 250 से भी अधिक स्टॉल धारक थे और इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया, वेबिनार्स लिए, जैसे आदरणीय नितिन जी गडकरी आए, आदरणीय सुमित्रा जी महाजन, डॉक्टर वागीश जी, डॉक्टर अग्रवाल जी जैसे इत्यादि। अभी अभी संपन्न हुआ बी डिजिटल बी स्मार्ट का वर्कशॉप, जिसमें 350 से भी ज्यादा महिलाओं ने इसका लाभ लिया है। केयर एंड शेयर पार्ट 1, इसमें करीबन 650 से भी ज्यादा लोगों ने इसमें समावेश था और आज दोनों के मार्गदर्शन में केयर एंड शेयर पार्ट 2 का आयोजन साकार हो रहा है, जो आप देख रहे हैं। आप दोनों को, आपके नेतृत्व को, व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को मेरा बहुत बहुत नमन है। अब मैं बुलाना चाहती हूँ जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रीमती विमला जी दम्मानी और श्रीमती जी उमा पचिसिया फ्रॉम बॉम्बे। विमला जी दमानी, उमा जी पचेसिया, जिन्हें हमें अभी अभी जिनको हमने सुना है, वो उमा जी और विमला जी दोनों ही नेशनल जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। अनुभवी एवं समर्पित व्यक्तित्व, अनुभवों से समृद्ध होने के कारण महिला समितियों का इनका मार्गदर्शन सभी समितियों को सदैव मिलता आ रहा है, कई सालों से मिलता आ रहा है। नेतृत्व क्षमता, कार्यकुशलता और एकल के उद्देश्यों के प्रति समर्पण भावना, यह आपके नेतृत्व की विशेष पहचान है। विमला जी दमानी और उमा जी पचेसिया, आपको नमन है। नमन। अब मैं बुलाना चाहती हूँ नेशनल की एफिशिएंट ट्रेजरर निम्मा जी जैन जो चेन्नई निवासी है और जॉइंट सेक्रेटरी शशि जी काबरा जो इंदौर निवासी है। मुझे लगता है आज निम्मा जी शायद नहीं आ पा रही है। हाँ। कई वर्षों से वनबंधु में कार्यरत शशि जी काबरा, जो अभी राष्ट्रीय जॉइंट सेक्रेटरी का पद विभूषित कर रही हैं। हर काम में परफेक्शन, कोई भी काम इनको कहो परफेक्शन से पूरा होता है, यह इनकी विशेषता है। फिर वो कुछ रिपोर्ट हो या महिला समिति से कांटेक्ट करना हो या और कई काम, शशि जी की यह विशेषता है कि हर काम को परफेक्शन से करना और हर महिला समिति को मार्गदर्शन करना। आज हमारी कोषाध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित नहीं है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पद संभाल रही है निम्मा जी जैन, आप दोनों को मेरा नमन।
अब मैं जोनल के तरफ चलती हूँ। राष्ट्रीय महिला समिति 5 जोन में बटी हुई है, तो सबसे पहले मैं ईस्ट जोन से चालू करती हूँ। ईस्ट जोन के चेयरपर्सन शांति जी साड़ा जो कैलकाटा निवासी है, और सेक्रेटरी है जयश्री जी गोयल जो जमशेदपुर से है। एकल प्रणाम शांता जी। शांता कई सालों से कार्यरत है एकल में, और जो ईस्ट जोन में जो समितियां आती हैं, जिन शहरों में समितियां आती है उनका उल्लेख मैं विशेष रूप से करना चाहूंगी। ईस्ट जोन में भुवनेश्वर, धनबाद, जमशेदपुर, कोलकाता, पटना, रायपुर, रांची, राउरकेला और सिलीगुड़ी। इन सभी महिला समितियों को कुशलता से निर्देशन करना यह शांता जी की विशेषता है। ये सब समितियों को ये मार्गदर्शन कर रही है। शांता जी आपको नमन है। अब मैं चलती हूँ नॉर्थ ईस्ट जोन की तरफ, और चेयरपर्सन श्रीमती उमा जी देवड़ा को जो गुवाहाटी से है बुलाती हूँ, और श्रीमती ललिता जी जैन जो गुवाहाटी से है। ललिता जी नहीं आई? हाँ आ गए। हाँ, उमा जी देवड़ा और ललिता जी जैन, आपका मार्गदर्शन नॉर्थ जोन को प्राप्त हो रहा है। नॉर्थ जोन में गुवाहाटी और सिलचर, ये दोनों महिला समितियों को आपका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है। आपको नमन है। अब मैं बुलाना चाहती हूँ नॉर्थ जोन से श्रीमती प्रीति जी बाहेती जो जयपुर निवासी है, और संगीता जो उनकी सेक्रेटरी है संगीता गुप्ता, वो भी जयपुर निवासी है। प्रीति जी एकल प्रणाम। संगीता जी एकल प्रणाम। प्रीति जी बाहेती और संगीता जी गुप्ता दोनों का कार्य निरंतर चल रहा है नॉर्थ जोन में। नॉर्थ जोन के अंदर आगरा, जयपुर, जोधपुर और न्यू दिल्ली ये समितियां आती है। इन महिला समितियों को कुशलता से निर्देशन कर रही है प्रीति जी बाहेती और संगीता जी गुप्ता। और अभी अभी बी डिजिटल बी स्मार्ट का वर्कशॉप बड़े ही यशस्विता से इन दोनों के लीडरशिप में संपन्न हुआ है। नमन करती हूँ प्रीति जी। संगीता जी आपको। अब मैं चलती हूँ साउथ जोन की तरफ, वहां के बुलाती हूँ श्रीमती सरिता जी बंसाली जो बेंगलोर निवासी है, और उनकी सेक्रेटरी है श्रीमती सत्यश्री प्रिया जो कोची से है। एकल प्रणाम सरिता जी। सत्यश्री आई थी। सत्यश्री जी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, सरिता जी भंसाली और सत्यश्री जी प्रिया ये साउथ जोन का काम देख रही हैं। साउथ जोन की महिला समितियां कहाँ है? तो 5 जगह पे है, बेंगलोर, चेन्नई, ईरोड, हैदराबाद और कोची। इन सभी समितियों को सरिता जी भंसाली एवं सत्यश्री जी प्रिया मार्गदर्शन कर रही हैं। आपको नमन है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट रहा वेस्ट जोन, तो मैं छाया काबरा और मेरी डैशिंग और एवर रेडी सेक्रेटरी अंजलि तापड़िया, तो हम दोनों, तू बता दे अपने अंडर क्या है। वेस्ट जोन में अहमदाबाद, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे और सूरत, ये 10 शहरों में वेस्ट जोन की समितियां हैं। यहाँ के महिला समितियों को छाया जी काबरा मार्गदर्शन कर रही हैं। आपको नमन है।